कहानी का ये 30वां भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। उदय को शक था कि अंबर परवीन के बारे में जरूर कुछ जानती है। अंबर ने आज तक परवीन के बारे में किसी को नहीं बताया था। वो बोली, क्योंकि परवीन ने ही अपने पिता अनिल वर्मा का मर्डर करवाया है। अंबर ने जैसे ही कहा तो सबके होश उड़ गए। शौर्य ने सोचते हुए कहा, आपका मतलब है अगर हम अनिल वर्मा को सीन से हटा दें तो ये परवीन उस शख्स को डायरेक्ट जानता है। मतलब विराज से परवीन का डायरेक्टली कनेक्शन है। इस पर दिया ने कहा, कनेक्शन है नहीं, हमें ढूंढना है। प्रथम बोला, अगर ये कंफर्म हो गया कि विराज सूर्यवंशी ने ही परवीन को जॉब दिलवाई थी तब तो ये सॉलिड प्रूफ हो जाएगा और तब हम विराज को एक्सपोज कर पाएंगे। अंबर ने सहमति जताई। राइट। परिणीता ने अंबर की बात सुनकर आशंका दिखाई। वो बोली, तुम परवीन से मिली थी क्या? वो अब भी जिंदा है? अंबर ने सिर हिलाया और बोली, लेकिन उसे कुछ नहीं पता। वो किसी को भी बिना देखे ऑर्डर फॉलो कर रहा था। उसको ये भी नहीं पता कि उससे काम करवाने के लिए किसने संपर्क किया था। बगल में ही बैठी दिया ने घूरते हुए कहा, और तुम इसे सच मान रही हो? अबे वो झूठ बोल रहा है, वरना कोई इस बड़ी सी दुनिया में उस जैसे को क्यों ढूंढेगा? अंबर ने गहरे स्वर में कहा, सच तो मैं अब भी कुछ नहीं मानती थी, पर जितनी इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको बेस मानकर हम आगे बढ़ेंगे। प्रथम बोला, तो आगे का क्या प्लान है? कहाँ से क्या करना है? हर कोई अंबर की ओर नजरें गड़ा कर देखने लगा। उसने गंभीर स्वर में कहा, हम अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे। दिया, प्रथम और परिता एक साथ ही बोले, कल? उन्हें एक साथ बोलते देखकर सब चौंक गए। शौर्य ने हल्के से कहा, बोर्ड मेंबर्स मानेंगे भाभी? उदय बोला, लेकिन प्रोजेक्ट क्या है? मौनी ने भी कहा, उससे भी पहले प्रोजेक्ट लॉन्चिंग तुम्हारा प्लान कैसे हो सकता है? अंबर स्क्रीन के थ्रू सिर्फ परिणीता और प्रथम को देख रही थी, पर वो दोनों भी प्लान समझ नहीं पाए। इतने में ही दिया ने कुछ सोचते हुए कहा, कहीं तुम सब कुछ अभिमन्यु को सौंपने का तो नहीं सोच रही? अंबर बोली, नहीं। कहते उसने शौर्य को देखा और बोली, शौर्य, आपने कहा था कि कुंवर जी को शादी अनाउंस करनी चाहिए ताकि जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो एग्रेसिवली रिएक्ट करे। ऐसे ही कुछ करेंगे हम। शौर्य बोला, पर आपने तो मना किया था। अंबर बोली, हमें सिर्फ सूर्यवंशी चाहिए। कल इस प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग के साथ मिसेस सिंह से कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, जहां दोनों ही जगह हम विराज भाई साहब को फ्रेम से बाहर करेंगे। दिया बोली, बस? तो प्रथम बोला, बस नहीं है डी, ये काफी है विराज को टारगेट करने के लिए। याद है अंबर, जब अभिमन्यु ने मिसेस सिंह से सूर्यवंशी महल की डील साइन कर ली थी और उसमें विराज कुछ नहीं कर पाए थे, तुमने बताया था कि वो कितने परेशान थे। मुझे लगता है ये काम करेगा। मौनी बोली, सिर्फ इतने से काम नहीं बनेगा, हमें कुछ और भी करना पड़ेगा। उदय ने आंखें सिकोड़ कर देखा और बोला, जैसे? मौनी को अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था तो उसने कंधे उछाल दिए। शौर्य ने एकदम से कहा, मुझे लगता है मैं जानता हूँ भाभी, विराज आपके बिना बिजनेस संभालते हैं। मतलब वो आपके जितने ही जरूरी है हर प्रोजेक्ट में। दिया ने खींच कर कहा, ये सब जानते हैं कि विराज अंबर जितने ही काबिल हैं। कुछ नया है तो बोलो मिस्टर राजकुमार। शौर्य ने उसे घूरा और फिर अंबर से बोला, उन्हें रिप्लेस कर दीजिए भाभी। ये सुन कर दिया और स्क्रीन से सभी की नजरें अंबर पर आ टिकी। अंबर की आंखें मुस्कुराई और फिर उसने कहा, मुझे लगता है कि हम इससे भी अच्छा कुछ कर सकते हैं। क्या? सबकी आंखें और होठों पर एक सवाल छू कर निकल गया। अंबर ने सिर हिलाया और बोले, कल तक इंतजार करिए, सब पता चल ही जाएगा। परिणीता ने गहरी सांस ली और बोली, लो, तुम फिर से शुरू हो गई बहन, नहीं बताओगी क्या इस बार भी? तुम मुझे अच्छे से जानती हो परी। अंबर बोलकर मुस्कुराई। काफी देर से शांत समर्थ ने सबका ध्यान खींचा। वो सर्द गहरी आवाज में बोला, मुझे एक डाउट है अंबर। क्या है? उदय ने टोका तो आगे बोला, अगर सब कुछ विराज ने किया है तो परवीन की जॉब की रिकमेंडेशन आरव ने कैसे दी, वो भी तुम्हारी माँ के कहने पर? अंबर की आंखें छोटी हो गई। तभी प्रथम बोला, पॉइंट है, क्योंकि अगर विराज आरव के कंधे का इस्तेमाल अपने निशाने के लिए कर रहे होते तो मिसेस सूर्यवंशी का नाम लेने की कोशिश बिल्कुल नहीं करते। समथिंग इज मिसिंग।
ये सुनते ही अंबर के मन में बहुत कुछ चलने लगा। जब वो परवीन से उसके घर पर मिली तो उसने आरव का नाम लिया, लेकिन जय के टॉर्चर के बाद उसने कहा कि उसे अनजान टेक्स्ट आया था। कौन सी बात सच है और कौन सी झूठ? पहली अगर झूठ होती तो आरव परवीन को पहचानने से मना करता, ना कि ये कहता कि गायत्री जी के कहने पर उसने रिकमेंडेशन दी। ये सब क्या अलग पहल है जिनमें विराज का नाम होते हुए भी नहीं है? अंबर का आधा ध्यान अपनी सोच पर था और उसने प्रथम से कहा, परवीन को तुम्हें मार डालने का ऑर्डर मिला था प्रथम। क्यों? स्पेशली तुम्हें क्यों? और वो मुझसे सुसाइड नोट क्यों लिखवा रहा था? मुझे भी मारने का ऑर्डर था। प्रथम चौंक कर बोला, क्या कह रही हो अंबर? प्रथम ने कहा तो अंबर बोली, सूर्यवंशी, या शायद विराज भाई साहिब तुम्हें मारना चाहते हैं। परिणीता एकदम से उठी और गुस्से में बोली, पर क्यों? क्या बकवास है ये? कभी अंबर कभी प्रथम। कसम से एक बार मिल जाए, टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को ना खिलाए तो मेरा नाम परिणीता चौहान नहीं। अंबर किसी सोच में पड़ी थी। उसने सबको एक फीका सा बाय करके कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। उसने दिया से कहा, प्रथम को टेक्स्ट करो कि कल की प्रेजेंटेशन रेडी रखें। दिया ने पूछा, और तो? दिया लैपटॉप बंद करके उठी तो अंबर बोली, मैं नहीं, हमें कहीं जाना है। दिया ने चौंकते हुए कहा, ओह राजकुमारी, इस जेट की स्पीड से कहाँ जाने की सोच रही हो? अंबर बोली, सुबह से पहले वापस आना है, लेट्स गो। कहकर उसने अपना फोन उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दिया भी उसके पीछे हो ली। अंबर और दिया महल के पिछले रास्ते से बाहर निकले। शायद किसी कारण से वहां गार्ड्स मौजूद नहीं थे। दोनों उस छोटे से दरवाजे को पार करके महल की ऊंची सी दीवार के बाहर हो गई। वहां पहले से जीप रेगुलर खड़ी थी, जय ड्राइविंग सीट पर और शोरी उसके बगल में था। दोनों लड़कियां फुर्ती से कार के अंदर घुसी और जय ने जीप आगे बढ़ा दी। दया की सांसें फूली हुई थी। उसने अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हें जीजू का कॉल तो आया ही नहीं, फिर कैसे पता कि वो यहाँ खड़े हैं? अंबर ने आगे जय को देखा, जो बैक मिरर से अंबर की आंखें देखकर मुस्कुरा उठा। अंबर ने जवाब दिया, एयरपोर्ट पर जो बुकिंग मिला था उसमें एक और नोट था, टाइमिंग के साथ। दिया बोली, मुझे क्यों नहीं बताया? कहते हुए दिया ने अपने होंठ आपस में चिपकाए तो अंबर ने आराम से कहा, तुम्हें भी जानना था क्या? अगली बार बताऊंगी, ओके? अंबर की बात सुनकर शौर्य हंस पड़ा। दिया ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए कहा, पर इसकी जरूरत क्या थी? वो तुम्हें कॉल करके भी आने के लिए बोल सकते थे। उसके सवाल पर शौर्य ने कहा, बाय एनी चांस अगर प्रीति ने समर्थ को भाभी पर नजर रखने का बोला होता तो? सिक्योरिटी की वजह से तो भाभी नहीं चाहती कि उन्हें फिर से कोई नुकसान हो। दिया बोली, समर्थ ऐसा नहीं करता, वो बहुत डिसेंट बनता है। दिया ने कहा तो इस पर अंबर बोली, हाँ वो नहीं करेगा, लेकिन परी करवा सकती है, ये तो तुम जानती हो ना। उसने सिर हिलाया। तभी अचानक ही दिया का ध्यान जय पर गया। वो बोली, जीजू आप इतना ही कम बोलते हैं क्या? जय बोला, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि मैं कम बोलता हूँ। अपनी दोस्त से पूछो, उनके सामने तो सिर्फ मुझे ही बोलना पड़ता है। दिया हंसकर बोली, मैं आपको बताती हूँ जीजू, जब अपने इमोशन फीलिंग्स ये बोल नहीं पाती ना, तब चुप हो जाती है ये सुनकर जय ने बैक मिरर से अंबर को देखा, जो खिड़की की तरफ नजर घुमाए बैठी थी। कुछ ही देर में उनकी जीप बंद हो चुके साइबर शॉप के सामने रुकी। जयपुर की किसी शांत कॉलोनी के गली के छोर पर एक दुकान थी। दुकान का शटर रंग बिरंगा पुता हुआ था। चित्रकारी हो रखी थी उस पर। साथ ही लिखा था, अर्निंग विद लर्निंग। चारों कार से उतरे और दुकान का शटर हल्के से उठाकर अंदर चले गए। अंबर ने पूछा, यहाँ है परवीन? जय ने कहा, नहीं, यहाँ कोई और है। शौर्य ने पुरानी जंग लगी पड़ी सी जेरोक्स मशीन का पेपर रैक खींचा और उसके अंदर कोई नॉब घुमाया। तभी काउंटर के पीछे की दीवार एक और खिसकी। दिया को उस जगह का इतना खुफिया होना थोड़ा ज्यादा आश्चर्य लगा। वो बोली, ये क्या है? शौर्य ने तेजी नजर से घूर कर कहा, जैसे तुम वेगस उस खिलौनों की दुकान के नीचे बेसमेंट में लूटपाट मचाती हो ना, इसी तरह यहाँ मोस्ट करप्ट कंपनी के डाटा एनालाइज होते हैं। दिया ने गौर से देखते हुए कहा,
क्यों? वो फिर से बोला। जब कोई कंपनी बैंकक्रप्ट होती है तो कोर्ट उन्हें कंपनसेशन नहीं दिलवा पाती। उस टाइम कभी कभी करप्ट कंपनी उन बैंकक्रप्ट कंपनीज को परचेज करती है और फिर उसे ऐसे पेपर कंपनी यूज करके ब्लैक मनी वाइट करती है। उसका डाटा हैकर्स यूज करते हैं, तुम्हारी भाषा में चोरी करते हैं अपने फायदे के लिए। अंबर मुस्कुराई और बोली, इम्प्रेसिव, इतनी इंफॉर्मेशन। शौर्य अपने पेट पर हथेली रखकर आगे झुककर बोला, थैंक यू भाभी। वो चारों अंदर उतरे। कुछ हैकर अपनी रिवॉल्विंग चेयर पर आड़े तिरछे पड़े सो रहे थे और कुछ गेम खेलने में ऐसे लगे हुए थे कि मानो जिंदगी और मौत की बाजी लगी हो। उन्हीं में से कुछ डाटा एनालाइज भी कर रहे थे। लेकिन ये साइबर क्लब दिया के टॉय साइबर क्लब से बेहद अलग था, देखने में भी और माहौल में भी। शौर्य एक तरफ चला तो सब उसके पीछे पड़े। वो एक दरवाजे से अंदर चला गया। कमरा बाहर के एरिया से थोड़ा गर्म सा था। वहां कोने में ही हीटर चालू था। सामने ही कोई अंग्रेज पलंग पर गोल मोल होकर सोने की कोशिश में था, लेकिन उसकी जद्दोजहद से लग रहा था कि घंटों हो गए होंगे करवटें बदलते बदलते। लेकिन नींद आंखों से परहेज कर बैठी थी, पर वो जागा हुआ भी नहीं था। अंबर उसे गौर से देखने लगी, लेकिन इस अंग्रेज के टर्किश रंग के बाल और जरूरत से ज्यादा सफेद और लाल चेहरा था। उसे पहचानना काफी मुश्किल था। दिया ने अंग्रेज की ओर कदम बढ़ाए और बोली, ये है कौन? शौर्य ने हल्के से कहा, जैक। दिया ने उसकी तरफ सिर घुमाकर फिर से पूछा, कौन जैक? अंबर ने दो पल याद किया और फिर बोली, जैक, उर्वशी का बॉयफ्रेंड, आई मीन फेक बॉयफ्रेंड। जय ने पलके हाँ में झपकी तो उसने चौंक कर कहा, ये मरा नहीं था, आपको कहाँ मिला? जय बोला, आप तक उर्वशी को मैंने भेजा था, ये तो आप जानती हैं। कहकर वो अंबर के हाँ कहने का इंतजार करने लगा तो वो बोली, लेकिन आपको वो मिली कहाँ थी? जय बोला, सर्विलेंस ऑफिस में। फिर उसने जय को देखते हुए कहा, वेगस में राजा जी का एक्सीडेंट होने के बाद जिन लोगों ने भी सीसीटीवी फुटेज डिलीट की थी उसमें ये जैक भी शामिल था। मुझे पता है आपने भी ऑफिस में जाकर ढूंढने की कोशिश की थी, पर वो आपके लिए डेंजरस हो सकता था, इसलिए मैंने वहां के सोर्स आपके लिए ब्लॉक कर दिए। लेकिन मुझे पहले ही पक्का पता था कि आप मानने वाली नहीं हैं, इसलिए मुझे उर्वशी को आप तक पहुंचाना पड़ा। अंबर बिना कोई भाव लिए उसे देखती रही। जय ने आगे कहा, उर्वशी ने आपको बताया होगा कि जैक सुबह ही मर चुका था। हाँ, इस पर अटैक हुआ था, लेकिन यह बच गया था। और मुझे लगता है कि उस सूर्यवंशी को इसके बारे में नहीं पता था। वहां से बचने के बाद ये डाउनटाउन में रह रहा था। जब हम दिल्ली में थे तब मिला ये शौर्य को। अंबर ने गहरे स्वर में कहा, और आप अब बता रहे हैं? जय कुछ बोलने को हुआ ही था कि अंबर बोली, मेरे लिए डेंजरस हो सकता है तो आपके लिए भी हो सकता है। कम से कम शौर्य को तो इन सब से दूर रखिए। शौर्य ने तुरंत सफाई दी, भाभी, सूर्यवंशी इसके जिंदा होने के बारे में नहीं जानता। अंबर की आंखों में उर्वशी की उस दिन की याद ताजा हो गई। उस रोज कोरियन रेस्टोरेंट में उसने उर्वशी की टूटी फूटी हालत देखी थी। अंबर ने झटके से उसकी ओर देखा तो शौर्य ने नजरें झुका ली। उसने कठोर स्वर में कहा, भाभी, ये एक एब्यूजर है। आपने तो देखी होगी उर्वशी की हालत, अब तक उसके चेहरे पर निशान है। कहकर उसने जय की तरफ नजरें घुमाई। दिया ने दोनों भाइयों को देखा जो राजकुमारी के सामने चुप खड़े थे। उसने सिर हिलाया और बोली, ठीक है, अब ले ही आए हैं इसको तो बताइए कि किस काम का है ये? शौर्य बोला, जिसने एक्सीडेंट करने का ऑर्डर दिया था ये उसे डायरेक्टली जानता है, ऐसा भाई साहब का अनुमान है। अंबर कुछ तो गणित बिठाने में लगी थी। दिया ने कहा, मरमर गया है क्या? हमने यहाँ खड़े खड़े इतना सब बोल लिया, पर यह तो लाश की तरह पड़ा है। जय गहरे स्वर में बोला, ड्रग एडिक्ट है। दिया ने होठ गोल करके ओह कहा। तब तक शौर्य ने वहां से पानी की बोतल उठाई और पूरी जैक के मुंह पर उड़ेल डाली। बादल फट गए हो, इस तरह से सारा पानी चेहरे पर आया। कुछ उसकी नाक में सांस के साथ घुसा तो वो जोर से खांस उठा। वो खांसते खांसते ही बिस्तर पर ऐंठ परोठ करने लगा। शौर्य आगे बढ़ा। उसने जैक को कान से खींचकर बिठाया, पर जैक की गर्दन इधर उधर लुढ़क रही थी। शौर्य बोला, अबे सीधा हो जा। शौर्य चिढ़ उठा,
दिया दाईं ओर गई। उसने हीटर का स्विच निकाला और फिर पैर से घसीट कर उसके पलंग के पास लाई। उसने शोरे को देखा और फिर उसे झटक कर जैक के पैरों की ओर इशारा किया। शोरे की आंखें मुस्कुराई। उसने जैक का पैर नीचे किया और हीटर पर रख दिया। अगले कुछ ही सेकंड्स में जैक की हल्की सी चीख निकली और पलंग पर वो उछल कर सीधा हो गया। 15 मिनट बाद जैक उसी कमरे में कुर्सी पर बैठा था और वो चारों उसको घेरे खड़े थे। जैक उसके सामने आया, फिर अपना पंजा कुर्सी के साइड रेस्ट पर रखा। वो सीधा जैक की आंखों में देखने लगा। जैक की नजरें अपने आप झुक गई। जय हिंदी में बोला क्योंकि जैक को हिंदी आती थी। मैं एक सवाल पूछूंगा, जवाब दो या फिर जवाब ना देकर मौत को चुन लो। फिर जय ने सर्द लहजे में कहा, तुम्हें मारने की कोशिश किसने की थी? जैक ने अटकते हुए कहा, मैं कोऑपरेट करेगा, बट मेरी डोजेस मुझे दे दो। वो सीधा सीधा ड्रग मांग रहा था। शायद जैक को पता नहीं था कि जब से उसे किडनैप किया गया है तब से उसे एंटी ड्रग डोज इंजेक्ट किया जाता है, जिसके बाद उसकी ड्रग लेने की चाह कम होने लगती है या फिर वो किसी ड्रग की तरह ही असर करती है। यह सुनकर शौर्य ने अपनी जेब से इंजेक्शन निकाला जो पहले से ही भरा था। जय ने शौर्य की तरफ इशारा करके जैक से कहा, बताओ मुझे कौन है और फिर ये ले लो। जैक उस इंजेक्शन के लिए मचल रहा था, लेकिन जैक के सामने खड़े होने से वो हिलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। अंबर बोली, तुम्हें एक्सीडेंट की फुटेज किसने डिलीट करने के लिए कहा था? वो सूर्यवंशी कौन था? जैक इंजेक्शन को ललचाई आंखों से देखने लगा। अंबर ने चिढ़कर कहा, मुझे वो नाम बताओ जैक। जॉक शौर्य से कह रहा था, प्लीज मुझे दे दो, आई एम डाइंग। इस बार जय ने गहरी कठोर स्वर में कहा, कौन था जैक? जैक तुरंत बोला, मैं उसे पर्सनली नहीं जानता, उसने मेरे अकाउंट में मनी ट्रांसफर किया था, तुम चेक कर सकता है। यह सुनकर उसने शौर्य को इशारा किया और जैक के आगे से हट गया। अंबर ने जैक को देखते हुए कहा, डी, तुम इसकी अकाउंट डिटेल्स चेक करो, मुझे अभी जानना है। शौर्य ने जैसे ही जैक की ओर इंजेक्शन उछाला, वो पागलों की तरह मुस्कुराकर खुद ही को इंजेक्शन लगाने लगा। कुछ देर में वो लोग फिर से उस साइबर शॉप के बाहर थे। सब कार की तरफ बढ़ने लगे सिवाय जय के। वो पीछे खड़े हुए ही बोला, आप ये पहचानती हैं प्रिंसेस? तीनों अचानक से रुक गए। वो मुड़े तो सितारे से भी ज्यादा चमकदार नीला रत्न जय के अंगूठे और उंगली के बीच फंसा था। अंबर बाहें सिकोड़कर उस रत्न को ध्यान से देखने लगी। सबकी नजर उस रत्न पर थी, सफायर, मोस्ट एक्सपेंसिव जेमस्टोन। दिया की आंखों में वो रत्न चमकता सा दिखाई दे रहा था। अंबर आगे आई, उसने हथेली बढ़ाई तो जय ने सफायर उसके हाथ में रखा। उस सफायर पर एस लिखा था, लेकिन अंग्रेजी में लिखा एस पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट था। ऐसा लगता था जैसे बेहद ही बारीकी से या फिर लेजर की मदद से अक्षर उस रत्न पर उकेरा गया है। जय बोला, एस फॉर सूर्यवंशी। उसने अंबर को ऐसे देखा मानो कह रहा हो कि क्या वो इस रत्न को पहचानती है। अंबर ने रत्न देखकर खोए हुए स्वर में कहा, कुंवर जी, ये सूर्यवंशियों का कस्टमाइज जेमस्टोन है। जय ने आगे पूछा, मतलब? अंबर ने नाम में सिर झटका और बोली, सूर्यवंशी परिवार में जन्म लेने वाले बच्चे को उसके 18वें जन्मदिन पर यह मिलता है, लेकिन सिर्फ जेम नहीं, हम सबको ब्रेसलेट मिलता है। उसमें ऐसे बहुत सारे रत्न जड़े होते हैं। दिया ने आगे जाते हुए कहा, आपको ये कहाँ से मिला जीजू? शौर्य बोला, परवीन की अलमारी से। शौर्य ने कहा तो दिया एकदम से बोली, उसके पास क्यों था? शौर्य दिया को देखकर नकली सा मुस्कुराया और बोला, उसके पास क्यों होगा डी? ऑफ कोर्स उसे ये किसी ने दिया होगा। दिया बोली, पर अंबर कह रही है कि पूरा ब्रेसलेट है ना अंबर? दिया ने उसकी ओर देखा तो अंबर ने जय से पूछा, आपको सिर्फ यही मिला? जय ने कहा, सिर्फ यही जय? अचानक ही अंबर को कुछ याद आया और उसने जय को देखा और बोली, याद है आपको? परवीन ने कहा था कि जब सूर्यवंशी ने उसको मिलने बुलाया था तो उसने उसे पैसे नहीं दिए थे। मतलब सूर्यवंशी ने पैसों के बदले ये जेम दिया था? पर इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है वो? जय ने कहा, हर क्रिमिनल अपने पीछे क्लू तो छोड़ता ही योर हाइनेस, लेकिन मुझे लगता है कि जिसने परवीन को ये जेम या फिर पूरा ब्रेसलेट दिया होगा
उसने परवीन को अपने रास्ते से हटाने की तैयारी भी कर रखी होगी, क्योंकि सूर्यवंशी ने अब तक जिसका इस्तेमाल किया है उसे रास्ते से हटाया ही है। अंबर ने उसकी ओर देखा, तभी दिया ने कहा, अरे जीजू, ये भी तो हो सकता है कि आप जब तक परवीन के घर पर जा पाए होंगे किसी ने ब्रेसलेट ही हटा दिया हो और सिर्फ ये जेम बाहर रह गया हो। जय बोला, हम पक्का नहीं कह सकते, कहकर जय रूम से बाहर निकल गया। अंबर अभी भी खड़ी उस जेम को देख रही थी। आरव, अभिमन्यु और रघुवीर जी और सर्वेश जी, अंबर के अलावा ये रत्न इन चारों के पास ही मिल सकता है। अंबर जीप के दरवाजे तक पहुंचा। उसने देखा कि अंबर अभी भी खड़ी है, तो वो वापस आया और हल्के से उसने कहा, प्रिंसेस, सर्वेश सूर्यवंशी वही हो सकते हैं इन सब के पीछे। तीनों चौंक कर जय को देखने लगी। अंबर ने अपना ध्यान रत्न से हटाकर जय पर टिकाया। शौर्य ने हैरत से कहा, आपको कैसे पता भाई साहब? पूछा भले ही शौर्य ने हो, लेकिन जय ने जवाब अंबर को दिया, क्योंकि उसकी आंखें भी इसी सवाल के लिए जय की आंखों में झांक रही थी। जय बोला, मैंने कहा हो सकते हैं, श्योर नहीं हूँ। प्रिंसेस की जान को बचपन से ही खतरा है। मिसेस सूर्यवंशी ने बताया भी था कि प्रिंसेस बच्ची थी जब उनको बेसमेंट में बंद किया गया था। विराज तो नहीं कर सकते, वो भी बच्चे ही होंगे। राजा जी पर शक करना बेवकूफ़ी होगी। आप सिर्फ सर्वेश जी बचे हैं। अंबर बोली, आपने इतना सब सोच लिया, मतलब आप इन सब पर नजर भी रखवा रहे होंगे। जय ने एक बार सिर हिलाया और बोला, रखवाई थी, लेकिन कुछ मिला नहीं। मतलब विराज के लिए हमने जो प्लान किया था वो नहीं करना है। दिया ने नकली मायूसी दिखाई तो अंबर ने कहा, अगर सबके पीछे वाकई में काकुस्सा है, मतलब साफ है, वो सब कुछ विराज भाई सा के लिए कर रहे हैं। हमने जो सोचा था हम उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे। शौर्य ने थकी थकी सांस छोड़ी और बोला, ओके दिन, सुबह तक इस चेक के अकाउंट डिटेल्स निकालता हूँ। आप दोनों घर जाइए और आराम करिए। दिया ने उसको देखा तो शौर्य समझ गया कि फिर वो उससे फ्लर्ट करेगी। शौर्य हद से ज्यादा थका हुआ था, इसलिए वो बोला, सुनो देवी, अब कुछ मत बोलना। मुझ में नहीं है एनर्जी तुम्हारे आड़े तिरछे जवाब सुनने की। दिया ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया और बोली, मैं कह रही थी डिटेल्स मैं देख लूंगी, तुम आराम कर लेना। ये सुनकर अंबर उसको देखने लगी, मानो कह रही हो कि तुम अपने बच्चों के अलावा भी किसी स्वीट हो सकती हो क्या। तभी जय ने अंबर से होली से कहा, आपकी दोस्त इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो कहना है कह देती है। आप पर संकट का असर क्यों नहीं हुआ? अंबर ने दिया से पलके हटाकर झटके से जय को देखा तो वो मासूमियत से कंधे उछाल कर रह गया। सुबह के 4 बजे सूर्यवंशी महल के बैक साइड में जय की जीप आकर रुकी। हल्के चारकोल ब्लैक कलर की रैंगलर जीप बेहद ही आहिस्ता से महल की पिछली दीवार के बगल में लगकर खड़ी थी। ड्राइविंग सीट संभाले हुए जय अपनी जैकेट से कुछ निकाल रहा था। पैसेंजर सीट और उसके ठीक पीछे बैठे शौर्य और दिया खिड़की से महल की शांति और उस पर जमाया हुआ पहरा बिल्कुल ध्यान से देख रहे थे। अंबर ने गेट खोला तो शौर्य ने एकदम से कहा, भाभी प्लीज टेक केयर। अंबर ने सिर हिलाया तो जय बोला, ये साथ ले जाइए प्रिंसेस, जरूरत पड़ सकती है। कहकर उसने जैकेट से अपनी लेटेस्ट मॉडल गन अंबर के आगे कर दी। अंबर ने चुपचाप गन लेकर अपने बैग में डाली तो दिया मासूम चेहरा बनाते हुए बोली, मुझे भी चाहिए जीजू। उसका लहजा सुनकर ही तीनों मुस्कुरा उठे। अंबर बोली, तुम्हारे पास ना हो तो ही अच्छा है। चोर पुलिस का खेल समझकर फायर कर दोगी तो मेरा परिवार खतरे में आ जाएगा। दिया मुंह बनाकर फिर से खिड़की के बाहर देखने लगी। उसका बना हुआ मुंह देखकर शौर्य बोला, ये भाभी की सिक्योरिटी के लिए दे रहा हूँ। कहकर शौर्य ने अपनी गन उसे दी और आगे बोला, फॉर गॉड सेक, बाबा साहब की गन है, यूं ही मत उड़ाती चलना हर किसी को। शौर्य की बात पर अंबर और जय एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, तब तक दिया बिल्कुल लंबी पर नकली मुस्कुराहट देकर बोली, मुझे पता है तुम्हें मेरी चिंता है, चलो अंबर। उसका जवाब सुने बिना वो बाहर निकल गई। अंबर जाने लगी तो जय हल्के से बोला, चिंता मत कीजिए, मैं हमेशा आपके आसपास ही रहूंगा। इस पर अंबर ने हाँ में पलकें झपकी और महल की ओर चल दी। दिया उसके पास आई। उसने उबासी लेते हुए कहा, भूख लग रही है यार। अंबर चुपचाप चलते हुए बोली, कंप्यूटर्स की तरह तुम्हारे अंदर भी बग्स हैं। दिया ने असमंजस से पूछा, क्यों?
अंबर बोली, उबासी से दूसरों को नींद लगती है, तुम्हें भूख लग रही है, बक्स तो है। कहते कहते ही अंबर एक लाइफ साइज चीनी मिट्टी के गमले के पीछे हो गई। उसे छुपते देख कर दिया भी उछलकर उसके पीछे आई। सामने दो गार्ड्स यहाँ वहाँ टहल रहे थे। उनकी आंखों में नींद थी, लेकिन वो सो भी नहीं सकते थे। दिया ने फुसफुसाकर कहा, अबे ओ, तुम्हारा ही महल है, दनदनाते हुए चल दो। अंबर ने सिर हिलाए और दबे स्वर में बोली, नहीं, इनकी सिक्योरिटी रिपोर्ट्स बनती है, मुझे कुछ भी नहीं कहेंगे। फिर भी रिपोर्ट में मेंशन जरूर करेंगे कि मैं इस तरफ से जा रही हूँ, वो भी रात में। एनसी कैमरास, अंदर जाकर इनसे भी पीछा छुड़ाना है। दिया ने यहाँ वहाँ देखा। उसे दो तीन कैमरों में लाल बत्ती दिखाई दे रही थी। दिया बोली, पहले बोलना चाहिए था ना, कहकर उसने अपना फोन निकाला। उसका फोन फ्लिप होने वाला था। उसने स्क्रीन पूरी तरह से खोली तो वो टेबलेट जैसा बन गया। अंबर ने उसे ध्यान से देखते हुए कहा, क्या कर रही हो? दिया बोली, सिस्टम की ईमेल आईडी बता सकती हो? अंबर ने 2 पल उसे देखा और फिर अपने फोन की स्क्रीन ऑन करके उसे कुछ बताया। 7-8 मिनट बाद दिया ने कहा, अब कंप्यूटर्स कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। कहते हुए उसने कोई कोड एंटर किया। अंबर तिरछे से मुस्कान लिए गार्ड्स को देख रही थी। एक गार्ड नींद भगाने के लिए वहां मिट्टी के सफेद पॉट से मुंह धो रहा था। दूसरा वाला जैसे ही सामने से गुजरा तो अंबर ने हल्के से कहा, रन, और कहकर पूरी तेजी से महल की सीढ़ियों की तरफ भागी। दिया ने जैसे ही उसको सुना वो भी बिना कुछ समझे उसके साथ दौड़ पड़ी। 90 से 100 मीटर की दूरी दोनों मिनटों में ही पार कर गई। कोने पर जाकर वो रुके और सीढ़ी की ओट में छुपकर हाँफने लगे। अंबर ने सीढ़ियों की रेलिंग से सिर निकाल कर देखा तो दूसरा गार्ड अब भी उल्टी दिशा में ही चल रहा था। शुक्र था कि वो दोनों नींद में थे, जो ध्यान नहीं दिया। दोनों महल के अंदर थे और अपने कमरे की तरफ जा रहे थे। दिया उससे आगे थी। तभी अचानक ही भूत की तरह अभिमन्यु प्रकट हो गया। दोनों लड़कियां चेहरे को शांत रखे अपनी भरी हुई सांसें और धड़कन को कोस रही थी। अभिमन्यु ने दिया के पीछे से अंबर को देखा और फिर उसका बेग वो अंबर की तरफ चल दिया। दिया चिढ़कर अपने मन में बोली, ये अंबर इस छोरे को मारने का परमिट देगी क्या? अभिमन्यु अंबर के सामने आकर रुका। अचानक ही दिया की भौहें उठी और अंबर चौंक कर पीछे हुई। अभिमन्यु उसके पैरों पर झुककर आशीर्वाद ले रहा था। अंबर ने बिना कुछ कहे उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, खुश रहिए। अभिमन्यु सीधा खड़ा हुआ, लेकिन उसका सिर अब भी झुका ही था। अंबर उसके बोलने का इंतजार कर रही थी। उसने बहुत धीमे से कहा, दी, मॉम की इंटेंशन आपको हर्ट करने की नहीं थी। अंबर समझ गई कि वो भी सब जान गया है। उसके चेहरे के भाव गंभीर हो गए। अंबर ने पूछा, और तुम्हारी? दोनों के पीछे खड़ी दिया चुप्पी साधे माजरा समझने की असफल कोशिश कर रही थी। अभिमन्यु बोला, मेरी भी, मैं आपको बचाना चाहता था मॉम की तरह। याद है आप बचपन में कहते थे, जैसे बड़ी माँ के लिए अनिरुद्ध मामा साहब, आपके लिए मैं होती। मैंने सिर्फ मॉम के डायरेक्शंस फॉलो किए क्योंकि मुझे वो सही लगा। जैसा उन्होंने आपके लिए बेस्ट समझा, मैं उनके साथ था। मैंने आपकी जगह लेने की कोशिश नहीं की। अंबर बोली, तुम्हारी मॉम? अभिमन्यु ने उसे कहते हुए ही टोका, हमारी मॉम थी। अंबर व्यंग से मुस्कुराई और बोली, नहीं, मेरी नहीं, सिर्फ तुम्हारी मॉम है। मेरी होती तो उन्हें पता होता कि मुझे मेरे ही घर से निकाल कर मेरा भला नहीं हो सकता था। मैं एक बात बता रही हूँ, अभी जैसे थे वैसे ही रहो। अभी लविंग जेस्चर दिखाकर मेरे मन में फिर से सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट करने की जरूरत नहीं। मुझे वो लोग बहुत घटिया लगते हैं जो गुनाह करने के बाद सुधरते हैं, क्योंकि फिर उन्हें सजा देना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो मत करो ये सब। अभिमन्यु बोला, मैं समझता हूँ दी, अगर आप मुझे सजा देना चाहती हैं तो वो भी मुझे मंजूर है, बट डोंट बी हेड अस प्लीज। अंबर बिना कुछ कहे खड़ी रही। न चाहते हुए भी उसकी आंखों में वो सारे वाक्य चलचित्र की तरह चल गए। जब जब अभिमन्यु ने उससे नफरत जताई, वो हर एक पल जब वो उसमें अपना वही छोटा सा भाई ढूंढती थी, लेकिन वो सिर्फ रॉयल ग्रुप्स का एक और दावेदार बनकर सामने आता रहा। अचानक ही उसे शौर्य और अयान का चेहरा भी दिखाई पड़ा। उनके चेहरे में
उसे अपने भाई दिखाई दिए। उसकी आंखें एकदम से चमकने लगी। तभी अभिमन्यु बोला, मैंने देखा था जब परिधि आपको किडनैप करके ले गए थे। क्या? पीछे खड़ी दिया चौंक उठी। अंबर गौर से अभिमन्यु को देखने लगी। यानी वो उसको किडनैप करने के बारे में जानता था, फिर भी उसने किसी से कुछ नहीं बताया और सबके साथ मिलकर अंबर को ढूंढने का नाटक करता रहा। अंबर बिना भाव के बोली, तो अंबर कभी ऐसे तल्ख लहजे का प्रयोग नहीं करती, लेकिन उसका मन और विश्वास दोनों ही सूर्यवंशियों के खिलाफ था, फिर चाहे वो कोई भी हो। अभिमन्यु हैरान से उसे देखने लगा। तभी अंबर बोली, लीव नाउ। अंबर ने बेहद खराब लहजे में कहा तो अभिमन्यु सिर झुकाए वहां से निकल गया। उसके जाते ही दिया ने मुंह खोला तो अंबर ने हाथ दिखाते हुए कहा, तुम रीजन जानती हो? दिया बोली, फिर भी बच्चा है वो। अंबर बोली, इसलिए कह रही हूँ। कहकर वो रूम की ओर चल पड़ी। उधर दूसरी तरफ मौनी के घर प्रथम किचन में था। हाथ में कप लिए वो जोर जोर से चम्मच घुमाता जा रहा था। पहले से ही एक कप स्लेब पर था जिसमें कॉफी लबालब भरी हुई थी। अचानक ही उसे अपने पास किसी के होने का एहसास हुआ। वो होले से मुस्कुराया और बोला, परी। किचन के बाहर अंधेरे में परनी तक खड़ी हुई थी। उसने अंधेरे से उजाले में कदम रखा। प्रथम ने जैसे ही सिर उठाया उसकी मुस्कुराहट फीकी पड़ गई। परिणीति की आंखें आंसुओं से भरी थी। उसका गोरा चेहरा लाल पड़ चुका था, साथ ही आंखों में भी गुलाबीपन दिखाई देने लगा। प्रथम का हाथ एकदम से रुका। उसने जरा सा सिर झुकाकर देखा और बोला, क्या हुआ परी? परिणीता अचानक से लंबे लंबे कदम रखकर आंखें पड़ी और पैरों की उंगलियों पर उठकर प्रथम के गले में बाहें लपेट दी। प्रथम के पैर में अब भी फ्रैक्चर था, लेकिन लगभग 20 दिन पूरे हो चुके थे, तो आखिरी स्टेज का फ्रैक्चर उसे दर्द भी दे रहा था। परिणीता के अचानक गले लगने से वो एकदम पीछे हुआ। हाथ में कब चम्मच जैसे थे वैसे ही रह गए। प्रथम बोला, क्या बात है परी? परिणीता रुधे गले से बोली, तुम्हें कुछ हो जाएगा प्रथम, तुम भी उसका टारगेट हो। अगर अंबर या तुम में से किसी को कुछ हुआ तो मैं क्या करूंगी प्रथम? प्रथम ने कप चम्मच पकड़े हुए ही परिणीता के चारों ओर बाजुएं बांधी। उसने कहा, जब तक हम साथ हैं ना, किसी को कुछ नहीं होगा। देखो, जब कोई उम्मीद नहीं थी तब अंबर ने आकर हमें बचाया ना, और फिर जय ने अंबर को, उससे पहले भी एक्सीडेंट से वो बच गई। भगवान हमारे साथ है परी, किसी को कुछ नहीं होगा। परिणीता बोली, आई नो प्रथम, आई नो, पर हर बार मेरे मन में बेचैनी सी हो रही है। मैं कोशिश करती हूँ कि ये सब ना सोचूं, फिर भी इसके अलावा और कुछ दिमाग में आ ही नहीं रहा। मैं क्या करूं प्रथम? प्रथम स्लेब से टिक गया तो परिणीता दूर हटने लगी। वो धीमे से बोली, आई एम सॉरी, दर्द हो रहा है क्या? प्रथम ने उसे आहिस्ते से खींचकर गले लगाया और बोला, इट्स फाइन। तुम्हें याद है मुंबई में तुम और मैं बालकनी में खड़े थे? परिणीता ने उसके सीने पर रखा सिर हिलाया तो वो आगे बोला, तुम्हें कैसे मेरी आंखों में हार नहीं दिखी? उस दिन अगर तुम एक और बार पूछती तो मैं तुम्हें हाँ कह देता परी, पर तुम्हें पाने के लिए कुछ मेहनत तो करनी पड़ती। परिणीता हल्के से मुस्कुराई और बोली, जानती हूँ। उसने एक पल रुककर आगे कहा, प्रोफेसर प्रथम, तुम्हें तुमसे ज्यादा जानती हूँ। अगर उस दिन उम्मीद नहीं दिखती तो तुम्हें अपने साथ से आजाद कर देती। प्रथम हल्के से हंस दिया और बोला, प्रोफेसर, मेरे पास मेरा सरनेम नहीं है परी, शादी की बात तुम्हारा लगाना पड़ेगा। परी ना में सिर हिलाकर बोली, नहीं, प्रथम सिर्फ प्रथम रहेगा। तुम्हें अपनी आइडेंटिटी से ओवरशेड नहीं करना मुझे। ये टिपिकल साउंड हो सकता है, पर परिणीता प्रथम बनना राजकुमारी परिणीता होने से ज्यादा खूबसूरत है। प्रथम बोला, लेकिन तुम अपना सरनेम क्यों नहीं बदलोगी? तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। परिणीता उससे अलग हुई और फिर उसके दाहिने गाल पर अपनी ठंडी हथेली रखकर बोली, ये एक लड़के के ऊपर है प्रथम, वो सरनेम बदलना चाहती है या नहीं। मैं चाहती हूँ हमारा फ्यूचर ऑर्डिनरी हो, रॉयल नहीं। प्रथम बोला, ऑर्डिनरी तो नहीं हो सकता, बिकॉज मैं तुम्हें हमेशा एक प्रिंसेस की तरह ट्रीट करूंगा। कहकर उसने अपना हाथ आगे की ओर बोला, मे आई हैव यू डांस विद यू राजकुमारी? परिणीता ने हंसकर कहा, म्यूजिक कहाँ है? ये सुनकर प्रथम ने जेब से अपना फोन निकाला। 4:30 हो रहे थे। प्रथम ने फोन से कहा, है सिरी, प्ले ए परफेक्ट सॉन्ग। फोन से आवाज आई,
song will play in next 5 seconds. परिणीता ने प्रथम के हाथ में हाथ रखा और फिर वो दोनों किचन के सेंटर में हो गए। अचानक ही गाना बजा तो प्रथम का मुंह बन गया। उसने फोन को देखते हुए कहा, क्या गाना है यार, मुझे हिंदी चाहिए था। वो फोन की तरफ देखकर फिर से सीरियस से बोला, हेसरी, प्ले ए हिंदी सॉन्ग। तभी दूसरा गाना बजा। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, हम तो दिल दे ही चुके, बस तेरी हाँ है बाकी। गाना बज रहा था और दोनों गाने पर डांस कर रहे थे। जब दोनों गाना सुन रहे थे तब समझ आया, शायद उन्हीं के लिए लिखा गया है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हुए साधारण सा डांस करने में लगे थे। परिणीता बोली, गाना सच में परफेक्ट है। प्रथम बोला, सच, कहकर प्रथम ने डांस जारी रखा। इधर अगली सुबह महल के नारायण मंदिर में अंबर और दिया दोनों मंदिर की ओर जा रहे थे। जिस स्थान पर मंदिर था उसके ठीक आगे बहुत सारे खाली जगह थी, जिसके दूसरी तरफ ऊंचा सा शीशा लगा था। शीशे के इस पार दिखाई दे रहा था गार्डन और फूल पौधे। मंदिर के लिए फूलों का चुनाव इसी बगीचे से किए जाते होंगे। खैर, मंदिर में पहले से गायत्री जी और रघुवीर जी मौजूद थे। अंबर बड़े से दरवाजे से अंदर आते हुए उन दोनों को देख चुकी थी, लेकिन अब मंदिर में आकर लौटने का कोई अर्थ नहीं बनता। दिया धीमी गति करते हुए अंबर के पीछे हो गई। उसने पीछे से ही कहा, मेरी मानो, अंकल से आमने सामने करने का सोचना भी मत, ये एक बहुत ही खराब आइडिया हो सकता है। अंबर ने बिना होश हिलाए कहा, मुझे पता है, तुम थोड़ा चुप रहना बस। वो दोनों देहरी तक आए। मंदिर में हाथ जोड़े खड़े रघुवीर जी ने जरा सा सिर घुमा कर देखा और फिर से भगवान विष्णु की 15 फुट की प्रतिमा पर ध्यान केंद्रित कर लिया। अंबर ने दिया को देखा और फिर सर पल के एक साथ झुकाकर उसे हाँ का इशारा किया। अंबर मंदिर में थोड़ा आगे तक गई। उसके बाद बैग से कोई फाइल निकालकर श्री विष्णु के चरणों में रख दी। गायत्री जी मौन रहकर सब देख रही थी। कुछ मिनटों में गायत्री जी का मंत्रोच्चारण खत्म हुआ और फिर उन्होंने दोनों लड़कियों के माथे पर चंदन लगाकर उनका आशीर्वाद दिया। और फिर रघुवीर जी ने अंबर फाइल उठाकर वापस जाने लगी। तभी रौबदार आवाज से उसके कदम खुद ब खुद ठहर गए। रुकिए! ये आवाज होनी तो रघुवीर जी की चाहिए थी, लेकिन वो गायत्री जी थी। लड़कियां रुकी और उनकी ओर मुड़ी। गायत्री जी बोली, पीठ दिखाकर जाना कब सीखा आपने भाई साहब? गायत्री जी महसूस कर सकती थी उसका व्यवहार रघुवीर जी के लिए हमेशा जैसा नहीं है। हालांकि दोनों पिता बेटी के बीच बातें कम ही हुआ करती थी, लेकिन यहाँ तो मसला ही कुछ और है। अंबर ने उनके गले पर निशान देखते हुए कहा, मेरी माँ ने मुझे भागना नहीं सिखाया। गायत्री जी व्यंग से मुस्कुराकर बोली, शायद शादी वाला दिन भूल गई हैं आप। ये सुनते ही अंबर की मुट्ठी कस गई। जाने की उसे एक पल के लिए लगा, अब तो रघुवीर जी कुछ कहेंगे गायत्री जी से, पर वो चुप रहे। तभी दिया बोल उठी, आंटी जी, अंबर तो आपकी ही बात कर रही थी, आप भी तो उसकी माँ है ना। गायत्री जी ने जल्दी आंखों से उसे देखा। इसी के साथ अंबर उनकी आंखों के ठीक सामने आ गई। उसने गहरे स्वर में कहा, उसे कुछ बोलकर मेरी नजरों में और गलत मत बनिए माँ साहब। कहकर उसने फीकेपन से रघुवीर जी से कहा, कुछ लोगों के मौन से महाभारत हुई थी, लेकिन अब भी रघुवीर जी कुछ नहीं बोले। अंबर ने आखिरी बार मंदिर में हाथ जोड़े और वहां से चले गए। 2-3 कॉरिडोर से गुजरते हुए कर्मचारी उसे देखते जा रहे थे। दिया चुपचाप उसके कदमों से गति मिलाने का प्रयास कर रही थी। ऊपर ग्रिल पर खड़ा अभिमन्यु, नीचे रूम से बाहर आते विराज, काउच पर अखबार पढ़ते सर्वेश जी और सीढ़ियों से नीचे आती रत्ना जी। सबकी नजर अंबर पर टिकी रही जब तक वो एक और कॉरिडोर में गायब ना हो गई। अंदर मंदिर में रघुवीर जी ने प्रसाद लेने के लिए हाथ आगे किया। गायत्री जी ने प्रसाद देते हुए कहा, हम बुरे हैं उनकी नजरों में, वैसा ही रहने दीजिए रघुवीर जी, आप रूखापन मत दिखाइए। रघुवीर जी बोले, यहाँ बात मत कीजिए। गायत्री जी बोली, हमने मंदिर में चेमर लगवाए हैं, यहाँ गैजेट्स लाना भी बंद है, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। गायत्री जी बिना किसी भाव के थाल से अपने माथे पर चंदन लगाकर बोली। गायत्री जी की बात सुनकर उनके चेहरे पर राहत साफ दिखाई दी थी। रघुवीर जी बोले, बाईसा की बातों का बुरा मत मानिए, हम उन्हें अच्छे से जानते हैं, वो आपके साथ ऐसा बर्ताव कर ही नहीं सकती।
गायत्री जी बिना जवाब दिए खड़ी रही। रघुवीर जी जाने लगे तो वो तुरंत ही बोली, रघुवीर जी। वो रुके तो गायत्री जी ने याद करते हुए कहा, ऐसा क्या है जो हम आपके साथ एक उम्र गुजार कर नहीं जान पाए और बाई साहब एक बच्ची होकर समझ गई। बाबा साहब आपसे बहुत प्यार करते हैं। मेरे साथ इतना सब कुछ करने के बाद भी आप इस महल में, जरा सोचिए इस बारे में। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। यही शब्द थे जो गायत्री जी के मन से जा ही नहीं रहे थे। हालांकि रघुवीर जी उन्हें अपनी पत्नी मानते हैं और शायद प्रेम भी है, लेकिन गायत्री जी देख क्यों नहीं पाती? उन्हें सिर्फ अपने साथ हुआ अन्याय ही क्यों दिखता है? रघुवीर जी ने गौर से देखकर कहा, क्या कहना चाहती हैं आप? गायत्री जी नाव में सिर हिलाकर वहां से चली गई और रघुवीर जी उन्हें बस जाते देखते रह गए। पिछली रात जैक से मिलकर आने के बाद दिया को काफी समय लगा जैक के बैंक डिटेल्स निकालने में। हालांकि वह खुद विदेशी स्कैमर थी, फिर भी दो देशों के बीच लेन देन में पड़ना अपने आप में एक कठिन काम होता है। अगर उससे थोड़ी सी भी चूक होती तो रॉयल ग्रुप्स को भी नुकसान हो सकता था। खैर, उसकी कड़ी मेहनत के बाद उसे आखिर शख्स मिल ही गया जो वाकई उस सूर्यवंशी को जानता है, पहचानता है। इतनी छानबीन के बाद उसे सिर्फ एक लड़की का नाम और एड्रेस मिला और अब अंबर और दिया रॉयल ग्रुप्स में मीटिंग से पहले उसी एड्रेस पर जा रहे थे। अंबर की पोर्श कार महल के बड़े से गार्डन से बाहर निकली। ड्राइविंग सीट पर दिया थी जो वेगस में अपने बच्चों से बात करने में लगी पड़ी थी। बार बार लिली का नाम लेकर वो उसे कुछ तो समझाना चाहती थी। पैसेंजर सीट पर अंबर प्रेजेंटेशन देख रही थी। आज सुबह ही परिणीता ने ईमेल कर दी थी। इतने में ही अंबर को प्रथम का कॉल आया। उसने आईपैड पर प्रेजेंटेशन ऑन की और कॉल पर प्रथम से डिस्कस करने लगी। ड्राइविंग संभालते हुए दिया स्पीड बढ़ाकर सुनसान सड़क पर साए साए करके निकली जा रही थी। उसे शायद याद नहीं था कि वो वेगस में नहीं बल्कि भारत में है, जहां कहीं से भी जानवर निकलने की भारी संभावना रहती है। अचानक उनकी कलाई पर स्मार्ट वॉच में लाइट जल उठी। उसने बिना देखे ही अंबर से कहा, राजकुमारी जी, जरा टेक्स्ट चेक करना, शायद शौर्य ने लोकेशन भेजी है। अंबर ने प्रथम को हॉल पर रखकर उसके फोन से लोकेशन कार के डिवाइस में डाली और बोली, डिस्टर्ब मत करो मुझे। दिया अजीब तरीके से मुस्कुराई और फिर से ड्राइव करने लगी। थोड़ी ही देर में वो दोनों किसी घर के सामने आकर रुके। वो बिल्कुल सामने ना होकर थोड़ा दूर थे। उनकी गाड़ी रुकते ही कलवारी जय की जेब भी ठीक पीछे आकर रुकी। लड़कियों ने सिर घुमाया तो ड्राइविंग सीट पर शौर्य और पैसेंजर पर जय बैठे थे। अंबर ने प्रथम की कॉल डिस्कनेक्ट की ही थी कि शौर्य का नंबर स्क्रीन पर दिखाई देने लगा। उसने फोन स्पीकर पर डाला। शौर्य बोला, भाभी आप तैयार हैं? शौर्य की बात सुनकर दिया तबाक से बोली, क्यों, शादी है हमारी? उधर से शौर्य बोला, तुमसे किसी ने पूछा क्या? मैं भाभी से बात कर रहा हूँ। दिया भी उसी लहजे में बोली, तुमसे किसी ने कहा क्या मैं जीजू से बात कर रही हूँ? शौर्य उसकी बात सुनकर पूरी तरह से चिढ़ गया। वो चिढ़कर बोला, मुझे बस इस लड़के से नफरत है भाई साहब। शौर्य का चिढ़ा हुआ चेहरा देखकर जय से झुटक कर रह गया। अंबर गंभीर स्वर में बोली, गाइस फोकस करो। फिर उसने दिया से कहा, उसके घर पर कौन कौन है पता किया तुमने? दिया ने कंधे उठाए और बोली, शौर्य से पूछो। शौर्य बोला, मैं बता ही रहा हूँ। हाँ भाभी, वो लड़की लिव इन रिलेशनशिप में रहती है। फैमिली शायद छत्तीसगढ़ से है और एजुकेशन तो आप पहले से ही जानती हैं उसकी। यहाँ रेंट पर रहती है। दिया ने कहा, हम यहाँ क्यों हैं? हमें मीटिंग में जाना था। जो सोचा था वो करें। इस पर जय बोला, प्रिंसेस मीटिंग कब है? अंबर बोली, लगभग 1 घंटे बाद। जय बोला, ओके, हमें लड़की और उसके बॉयफ्रेंड दोनों को एक साथ उठाना पड़ेगा। शौर्य ने चौंकते हुए कहा, भाई साहब दोनों को? जय बोला, एग्जैक्टली। दिया भी हैरानी से बोली, दोनों का क्या करेंगे जीजू? जय बोला, अगर ये लड़की उस सूर्यवंशी की एग्जीक्यूटर है तो वो इसके गायब होने के बाद ढूंढेगा जरूर और शायद वो ढूंढते ढूंढते इसके बॉयफ्रेंड तक भी पहुंच जाए, इसलिए हम दोनों को उठाएंगे। अंबर ने सोचते हुए कहा, कल रात को ही प्लान एग्जीक्यूट कर लेते। जय ने सहजता से जवाब दिया, नहीं, रात बहुत देर हो गई थी, आपको रेस्ट की जरूरत थी। यह सुनते ही दिया और शौर्य के होंठों पर लंबी सी मुस्कुराहट खिल गई।
लेकिन अंबर चुप रही। अंबर ने उनकी मुस्कान अनदेखी करते हुए कहा, इन दोनों को उठाने के बाद भी तो सूर्यवंशी इन्हें ढूंढने आएगा। जब तक हमें उस सूर्यवंशी का नाम पता नहीं चलता, उसे भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि हम जानते हैं कि वो फैमिली में से ही कोई है। दिया ने सोचते हुए कहा, अंबर सही कह रही है, मेरे पास एक प्लान है। शौर्य ने एकदम से पूछा, क्या प्लान है? दिया ने अपने फोन की तरफ देखकर अंबर को देखा। उसकी आंखों में कुछ खुराफात थे। उसने फोन पर कहा, शौर्य, उस लड़की को पुलिस स्टेशन से कॉल जाएगा कि परवीन मर चुका है और पुलिस को उसके और परवीन के बीच कोई कनेक्शन पता चला है। फिर वो एक पल रुककर बोली, और ऐसा ही मैं भी करूंगी। शौर्य ने दिया से पूछा, क्यों? लेकिन जवाब दिया ने नहीं, अंबर ने दिया, ताकि वो हड़बड़ा कर कुछ कर बैठे। दिया ने चुटकी बजाई और बोली, एग्जैक्टली। शौर्य ने फिर से कहा, और अगर उसने सूर्यवंशी को अलर्ट कर दिया तो? जय ने सोचते हुए कहा, नहीं, वो ये नहीं करेगी। अगर वो इतनी स्मार्ट है तो पुलिस के कॉल के बाद वो सूर्यवंशी से कांटेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि वो इकलौता शख्स है जो उसे बचा सकता है और वो उसे नहीं फंसाएगी। राजकुमारी ने आदेश दिया, तो चलो करते हैं। कुछ ही देर में दोनों हैकर्स अपने अपने लैपटॉप्स पर लग गए। इतने में ही जय ने जीप का विंडो ग्लास नीचे सरकाया तो उसमें से एक मिनी ड्रोन बाहर को उड़ा। उसने रिमोट संभालते हुए अंबर से कहा, फोन देखिए योर हाइनेस। वो कॉल कट करके उस पर शो हो रही फुटेज देखने लगी। ड्रोन उस घर की ओर चला जा रहा था। दिया ने भी फुटेज देखी और बोली, कूल। ड्रोन धीरे धीरे घर की ओर जा रहा था। अंबर ने कॉल कट कर दी थी तो दिया ने शौर्य के नंबर पर कॉल कर ली। अब चारों फिर से कांटेक्ट में थे। शुक्र था कि सड़क पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। इस कड़क ठंड में कैसे ही कोई बाहर निकलेगा। जॉन दूसरे फ्लोर पर था। जय ने खिड़की से बाहर देखा और फिर जॉन बालकनी में ले गया। आधा सा खुला पर्दा और उसमें से दिखता हुआ परियों का सा खूबसूरत कमरा। एक पल के लिए दिया और शौर्य की नजरें भी स्क्रीन से हटकर फुटेज पर आ गई। अचानक ही दिया के मुंह से निकला, ओह माय गॉड। उसका हाथ खुद ब खुद अपने मुंह पर चला गया। शौर्य भी आंखें फाड़े फुटेज देखते रह गया। इम्पॉसिबल। अंबर ने कहा तो जय भी बोला, क्या ये सच में है? वो लड़की ख्याति थी, रॉयल ग्रुप्स में सेक्रेटरी। सामने एक लंबी सी टेबल पर कोई लेटा हुआ था। तभी जय ने ड्रोन थोड़ा आगे किया तो ख्याति हाथ में कैंची लिए खड़ी थी। उसके कपड़े, हाथ, चेहरा खून से सना हुआ था। अचानक ही ख्याति ने कैंची उस शरीर के दिल में घुसाई। कैंची का ज्यादा हिस्सा उस शरीर के अंदर जा चुका था। इसी तरह उसने लगातार 2-3 बार उसको कैंची मारी कि तभी उसने झटके से बालकनी की तरफ देखा। शौर्य एकदम से हड़बड़ा गया। शिट, मूव कुंवर, जल्दी हटिए जीजू। दोनों लड़कियां एक साथ बोली। ख्याति ने कैंची उस लाश में ही छोड़ी और सर्द कदमों से खिड़की की ओर आने लगी। उसे ड्रोन की आवाज अपनी ओर खींच रही थी। अगले ही पल वो भागकर खिड़की पर आई, मगर ड्रोन गायब था। जय और अंबर का ध्यान ड्रोन पर था, लेकिन शौर्य और दिया खिड़की से झांक रही ख्याति को देख रहे थे। ख्याति इधर उधर उस आवाज को ढूंढने लगी, लेकिन वो बंद हो चुकी थी। ड्रोन ठीक उसकी खिड़की के ऊपर छज्जे पर रखा था। चारों हल्के से मुस्कुराए, लेकिन तभी दिया ने कहा, अब क्या प्लान स्किप करें? अंबर बोली, नहीं, मुझे ख्याति आज ही चाहिए। जय बोला, आज ही मिलेगी? फिर जय ने दिया से कहा, डी, जो प्लान था वही करो। शौर्य बोला, लेकिन ये लाश किसकी है? वो क्या करने की सोच रही है? अंबर और जय ने जवाब नहीं दिया। दोनों ही किसी सोच में थे, मानो अंदाजा लगा रहे हो कि अब किसको मार डाला है ख्याति ने। अंबर और जय दोनों चुप थे। तभी दिया बोली, क्या करूं अब? पुलिस का कॉल करना है या नहीं? चारों फोन के थ्रू ही बात कर रहे थे। दिया की बात पर जय बोला, नहीं। दिया ने एकदम से कहा, पर जीजू, आइडिया वाकई अच्छा है। इस पर अंबर बोली, नहीं डी, घर में एक लाश छोड़कर ख्याति सिर्फ एक कॉल की वजह से घर से क्यों भागेगी? ये इम्पॉसिबल है। शौर्य ने हल्के से पूछा, फिर और क्या कर सकते हैं भाभी? इतने कह ही पाया था कि अंबर अपने गले में पड़े स्कार्फ से मुंह कवर करती हुई सीधा कार से निकली। जय ने शीशे से सामने देखा और अंबर को कार से बाहर आते देखकर एकदम से बोला, शिट, कहकर वो भी अपनी जैकेट की कैप सिर पर डालकर नीचे उतरा।
तेजी से कदम यहाँ वहां रख कर वो अंबर के बराबर में आया। अंबर की सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थी। उसने रौबदार लहजे में कहा, मुझे वो चाहिए कुंवर जी। जय ने एक बार घर देखा और फिर गहरी सांस लेकर बोला, फाइन, कोई मुझे नहीं जानता इसलिए मैं पहले जा रहा हूँ। कहते कहते वो घर की तरफ बढ़ गया। अंबर ठीक उसके पीछे ही थी। जय ने डोर बेल बजाई। कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। दोनों जानते थे कि ख्याति हॉल से झांक कर जरूर देख रही होगी। जय अपने चेहरे के भाव सहज रखकर एक और बार डोर बेल बजा चुका था। अंदर से आवाज आई, कौन है? जय बोला, मैं आपका न्यू नेबर हूँ। साइड में जो रिनोवेशन चल रहा है वो मेरे घर का है। ख्याति ने दरवाजे पर चैन अटकाई और थोड़ा सा दरवाजा खोलकर बाहर झांका और बोली, क्या काम है? उसने बिल्कुल आराम से कहा तो जय मुस्कुरा उठा। उसकी मुस्कुराहट को देखकर कोई अनदेखा कर पाए ये तो सिर्फ उसकी प्रिंसेस ही कर सकती है। वीर बोला, इनविटेशन देने आया हूँ। हम आपके पड़ोस में शिफ्ट हो रहे हैं तो पूजा के बाद छोटी सी पार्टी रखिए, उसका इनविटेशन देना है। ख्याति बोली, ओह ओके। ख्याति ने जय को सिर से लेकर पैर तक निहारा। जय ने उसका ध्यान खींचने के लिए कहा, अंदर नहीं बुलाएंगे आप? यहीं से इनविटेशन देकर जाना पड़ेगा। ख्याति कुछ नहीं बोली। जय मुंह लटकाए वहां से जाने लगा। दूर ही छुपी हुई अंबर ने मन में ही कहा, आपके पास ग्रेट एक्टिंग स्किल्स हैं कुंवर जी। पर फिर भी वो आगे कुछ सोचती उससे पहले ख्याति की आवाज उसके कानों में पड़ी, हे सुनिए। जय की आंखें मुस्कुरा उठी। वो फिर से मासूम सा चेहरा बनाकर मुड़ा तो ख्याति ने दरवाजा खोलते हुए कहा, अंदर आइए, प्लीज कम इनसाइड। ख्याति अंदर चली गई, उसके पीछे जय, और फिर अचानक ही अंबर ने अंदर कदम रखने के साथ ही दरवाजा जोर से बंद कर लिया। दरवाजा बंद होने की आवाज पर ख्याति झटके से पलटी। अंबर को देखकर ख्याति पूरी तरह से चौंक गई। वो घबरा कर बोली, मैम आप? अंबर बिना कुछ कहे आराम से आगे आई। उसने खाली आंखों से ख्याति की आंखों में देखा और बोली, परवीन के अटैक के बाद भी जिंदा हूँ इसलिए चौंक गई हूँ, या फिर तुम तक कैसे पहुंची ये समझ नहीं आ रहा है। ख्याति का चेहरा सफेद पड़ गया। आगे क्या होगा? क्या सब कुछ ख्याति कर रही थी? ख्याति किस सूर्यवंशी के कहने पर यह सब कुछ कर रही थी? क्या ख्याति और उसके बॉयफ्रेंड को जय और अंबर पकड़ पाएंगे? क्या अंबर अब सीधा वार करेगी? आखिर कौन है वो सूर्यवंशी? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।